अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 101 स्टार्ट करेंगे। वो दोनों इस वक्त स्कूल के ग्राउंड के एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो बस खामोश बैठा रहा था, यूं जैसे उस शौक को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जो अनाया के इंकशाफ ने उसे दिया था। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर उससे कहा। सवाल ने अनाया को मुश्किल में डाल दिया। जवाब वो जानती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी और फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो? अनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में उस तक पहुंचाया था। मम्मी को कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं उनसे इजाज़त ले सकता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? एक और सवाल आया। अनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं नहीं जानती। मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं है। अनाया ने कहा था। वो 13 साल की थी। उसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी उसने कोशिश की थी। एरिक उसकी बात पर खामोश रहा। फिर उसने कहा, चंद सालों तक मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। घर से तो वैसे भी जाना ही होगा मुझे। उसने सोचे समझे बगैर कहा। फिर तो और भी ज़रूरी है कि ये वक्त तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो। अनाया ने उसी नर्म लहजे में कहा। मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ। क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाबन उससे कहा और जैसे फिर से उसे मुश्किल में डाला। मैं मम्मी से बात करूँगी एरिक। अनाया ने उस आर्ग्यूमेंट से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। अगर तुम लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा, एरिक ने उससे कहा। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ मैं जा सकूं। उसने जैसे मिन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे ये सब अनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब कुछ रुक जाता। अनाया का दिल बुरी तरह सींचा था। ऐसे मत कहो एरिक। दूर जाने से ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे साथ हमारा ताल्लुक भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बात भी करेंगे, ईमेल्स भी। छुट्टियों में तुम हमारे पास पाकिस्तान आ सकते हो और हम यहाँ अमेरिका। कुछ भी ख़त्म होने नहीं जा रहा। अनाया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था। फासला देव होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है, प्यार का, दिल का, दोस्ती का, रिश्तों का। अगर वो सब नहीं रुक सकते तो तुम रुक जाओ, एरिक ने यकदम उससे कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले ही हुमैन जिद कर रहा है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा, और मुझे तो कोई एतराज़ भी नहीं है। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ, दादा दादी का ख्याल रखने में, उसने एरिक से कहा था। वो बेइख्तियार उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। इतने साल अनाया के साथ पढ़ने, उसके साथ दोस्ती और तकरीबन हर रोज़ उसके घर जाने के बावजूद उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो उसे कुछ भी कह देता या कह सकता। अनाया सिकंदर वो रख रखाव माँ बाप की तरफ से जीन्स में आया था या ख़ानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस भी वजह से था, उसने अनाया सिकंदर को हमेशा अपनी क्लास के लड़कों के लिए एनिग्मेटिक रखा था और एरिक के लिए फैंटेसी। वो जिस माशरे में पल बढ़ रहे थे, वहाँ आई लव यू, हेलो हाय जैसी चीज़ बनकर रह गई थी। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार रहता था। ना ये बुरी चीज़ समझी जाती थी, ना बुरा बना देने वाली चीज़। इसके बावजूद एरिक को झिझक थी।
اسے لگتا تھا وہ اگر کبھی عنایا سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گی، اور پھر شاید اس گھر میں اس کا داخلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے امامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات عنایا سے نہیں کہے گا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، زندگی میں کچھ بن نہیں جاتا۔ اور ایرک اب اچانک اپنے آپ کو ایک مخمصے میں پا رہا تھا۔ وہ اب جا رہی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے، اور پتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ کبھی مل بھی پاتے تھے یا نہیں۔ تو کیا اسے اس سے کہنا چاہیے تھا وہ سب جو وہ عنایا کے لیے دل میں محسوس کرتا تھا، یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اس دن پہلی بار عنایا کے حوالے سے ایرک بری طرح پریشان ہوا تھا۔ اسے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ اسے کھونے والا تھا، اور اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جو حل وہاں بیٹھے بیٹھے ایرک کا بالآخر سمجھ آیا تھا وہ کس قدر بے وقوفانہ تھا، اس کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا۔ آئی وانٹ ٹو میری یور ڈاٹر، یہ اس 2 صفحہ پر مشتمل خط کی ہیڈ لائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا، اور سالار نے بے حد خاموشی کے عالم میں اس خط کو پڑھا تھا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسے کسی خط کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ عنایا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے اس سے ایسی بات بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس معاملے میں روایتی ہی تھا، جسے ابھی بھی اپنی بیٹی بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ امامہ اسے چائے دینے بیڈ روم میں آئی تھی جب اس نے ڈاک چیک کرتے ہوئے سالار کو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اسے روک لیا اور وہ خط اسے تھما دیا۔ امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس خط کو پکڑا تھا، لیکن پہلی ہیڈنگ پر نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ دوسری لائن پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اتر آئی تھی، اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے سالار سے کہا، ایرک۔ سالار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کا سپ لیا اور اسے کہا، سارا لیٹر پڑھو۔ امامہ نے لیٹر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اس نے کیا لکھا ہوگا۔ وہ پھر بھی خط پڑھ رہی تھی۔ سالار چونکا تھا۔ تم سے بات کی ہے اس نے پہلے؟ نہیں، میں پھر بھی جانتی ہوں۔ امامہ نے بالآخر خط ختم کرتے ہوئے اسے تہہ کر کے سالار کی طرف بڑھایا۔ وہ بہت خفا لگ رہی تھی۔ خط میں ایرک نے حتی المقدور بے حد مناسب الفاظ میں سالار سکندر سے عنایا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اس کے لیے عنایا کا ساتھ ضروری تھا۔ پھر اس نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایا کو وہ کتنا خوش رکھ سکتا تھا۔ وہ خط اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو سالار اس خط کو پڑھ کر محفوظ ہوتا، ہنستا اور شاید ایرک سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا، لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا۔ بچکانہ ہوتے ہوئے بھی ایشو بچکانہ نہیں رہا تھا۔ عنایا پسند کرتی ہے ایرک کو۔ جو پہلا خیال سالار کے ذہن میں آیا تھا وہ اب یہ آیا تھا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو سالار؟ عنایا بیچاری کو پتہ تک نہیں ہوگا یہ کیا خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی۔ ایرک ایک فیملی فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ امامہ نے بے حد ناگواری سے اس کے سوال کا بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولاد کے دل کی ہر بات پتہ ہو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، مجھے ہے۔ وہ ہنس پڑا، میں دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں سالار، تم نہیں رہتے۔
तुम बाप हो, औलाद को और तरह जानते हो। मैं माँ हूँ, उनको और तरह देखती हूँ। उसने सालार के हंसने पर जैसे वजाहत की थी। तुम ठीक कह रही हो। इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे भी अगर औलाद को नज़रों के सामने रखा जाए तो उनके दिलों को भी देखा जा सके। मैं खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ दोनों ही नहीं पालता अम्मा। बाप हूँ, इसलिए रैशनल होकर सोच रहा हूँ, माँ की तरह जज्बाती होकर नहीं। अम्मा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो ठीक कह रहा था। वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे। उसे यह खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए थी कि अनाया को एरिक की पसंदीदगी के बारे में बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होगा। उसका दिल चाहता था ना हो, लेकिन सालार दिमाग की बात कह रहा था। मैं अनाया से पूछ लूँगी, उसने यकदम कहा। क्या? सालार चाय पीते पीते रुका। एरिक के हवाले से, इस खत के हवाले से। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे उससे। वो अजीब तरह से उलझ कर रुकी। शी इज़ जस्ट अ किड। सालार उसकी बात पर हंसा। हाँ, ये खत पढ़ते हुए मैं भी यही सोच रहा था कि कोई मेरी बेटी के बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकता है। शी इज़ जस्ट अ किड। लेकिन ये ज़िंदगी है और हम अमेरिका में रह रहे हैं, जहाँ 8-9 साल के बच्चे बच्चियाँ भी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं। इसलिए हमें भी कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक होकर इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा। तुम अभी अनाया से बात मत करो, मुझे एरिक से बात करने दो। सालार ने जैसे इस सूरत हाल का तजिया करते हुए एक हल निकाला। और उससे मिलकर तुम क्या करोगे? अमामा को जैसे ये हल पसंद नहीं आया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब कितना बचकाना है और क्यों मुमकिन नहीं है। सालार ने जवाबन कहा। 2-3 साल पहले भी एरिक ने ऐसी ही बात की थी अनाया के बारे में। तब भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मुसलमान नहीं है और बेहद छोटा है। लेकिन मैं कुछ सख्ती से मना इसलिए नहीं कर सकी थी उसे, क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप की मौत की वजह से बहुत अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी वो और अपसेट हो। अम्मा ने सालार को पहली बार एरिक के साथ होने वाली वो गुफ्तगू दोहराई थी। सालार उसकी बात पर जैसे हैरान हुआ। तुमने क्या कहा था तब उसे? मैंने उससे कहा कि वो अभी सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे और मुझसे वादा करे कि वो अनाया से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेता। अम्मा ने उसे बताया। एंड ही एग्रीड? सालार ने जवाबन उससे पूछा। अम्मा ने सर हिला दिया। उसने अनाया से कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना वो मुझे ज़रूर बताती, अम्मा ने कहा। इसीलिए उसने ख़त में रेफरेंस दिया हुआ था कि वादे के मुताबिक मैं अनाया के बजाय आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस वादे का रेफरेंस दे रहा है। सालार पहली बार अम्यूज्ड नज़र आया था। अम्मा के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी। मेरा ख्याल है अब मुझे उससे ज़रूर मिलना चाहिए। ये सारी सूरत हाल बेहद दिलचस्प है, सालार ने कहा। और अम्मा ने बुरा मनाया। क्या दिलचस्पी है इस सूरत हाल में? तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा वियर्ड लोग और वियर्ड सिचुएशंस ही अच्छी लगती हैं, वो कहे बगैर नहीं रह सकती। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।